अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आपका दोस्त माजिद रशीद आपका इस्तकबाल करता है। उम्मीद है कि सब बखैर व आफियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। कहते हैं कि भटक कर ही सही मंजिल तो मिल गई, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। और आपकी तैयारी भी जो है अगर अच्छी होगी तो आपको मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। आपका नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, जिस चीज़ के लिए भी आप जानना चाहते हैं वो चीज़ें जो है आपके कदम चूमेंगी। बस देर है मेहनत की। तो चलिए आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे मसनवी गुलजार नसीम के बारे में। गुज़िश्ता वीडियो में हमने जो है आपके साथ डिस्कस की थी मसनवी सहरुल बयान और उसके मुसन्निफ मीर हसन साहब, और आज की वीडियो में भी उसी तरह जिक्र होगा मसनवी गुलजार नसीम का और उसके मुसन्निफ पंडित दयाशंकर नसीम साहब का। मुकम्मल जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी, ट्रिक्स के साथ, और पूरी कहानी आपके साथ बयान की जाएगी ताकि आपको ये मसनवी कभी भी ना भूले। हो सकता है आपका पेपर हो या ना हो या हो चुका हो, उसके बाद भी आपको उस तरह से ये मसनवी जो है आपके साथ शेयर की जाएगी, उस तरह इसके टिप्स जो हैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे कि ज़िंदगी भर आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, उसके बाद फिर बातें करेंगे आराम से। और आप जब तक मैं वीडियो शुरू करता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में जिक्र होगा हमारी मसनवी का जिसका नाम है गुलजार नसीम, लेकिन इससे पहले जिक्र होगा इसके मुसन्निफ का जिनका नाम है पंडित दया शंकर नसीम। कल की वीडियो में हमने जिक्र किया था मसनवी सहरुल बयान का, और उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि मसनवी सहरुल बयान जो है वो मीर हसन ने लिखी है। और मीर हसन कब पैदा हुए थे आपको याद होगा, जब हाल ही पैदा हुए उससे 100 साल पीछे क्या बनता है, दिल्ली में पैदा हुए थे। और वफ़ात कब हुई थी उनकी, मसनवी के आने के 1 साल बाद, यानी कि 86 में। ठीक है, ये तो आ गया मीर हसन साहब का, ये हमने आपके साथ जिक्र किया हुआ है। आई होप आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। अब हैं हमारे पंडित दयाशंकर नसीम साहब। देखिए, पंडित दयाशंकर नसीम साहब वो कब पैदा हुए हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप तो मीर तकी मीर को जानते होंगे, बहुत ही बड़े शायर हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। उनकी वफ़ात जो है वो कब हुई है, 1811 में। ठीक है, 1810 में उनकी वफ़ात हुई है। तो 1811 में उनका दीवान आता है। आप बस याद रखिएगा कि मीर तकी मीर की वफ़ात के 1 साल बाद, यानी जब मीर तकी मीर दुनिया से चले गए तो 1 साल बाद एक ऐसे शायर पैदा हुए जिन्होंने मीर तकी मीर की जगह को फिल कर दिया, जिनका नाम था पंडित दयाशंकर नसीम। तो आपको याद रह गया, मीर तकी मीर की वफ़ात के 1 साल बाद कौन पैदा होते हैं, 1811 में जो है लखनऊ में पैदा होते हैं पंडित दयाशंकर नसीम, और जिनकी वफ़ात होती है 1845 ईस्वी में। अब आप पूछेंगे 1845, देखिए 1800, ये तो मैंने आपको मीर के हवाले से बोल दिया कि मीर की वफ़ात के 1 साल बाद पैदा होते हैं पंडित दयाशंकर नसीम। तो शाद अजीम आबादी को आप जानते हैं, शाद अजीम आबादी को जानते हैं, अकबर इलाहाबादी को आप जानते हैं। इनकी वफ़ात, ये इनकी जो पैदाइश है वो 1846 है। तो 1 साल पहले आप आ जाइए तो 1845 में किनकी वफ़ात हो जाती है, गुलजार नसीम के मुसन्निफ पंडित दयाशंकर नसीम साहब की। तो 1800, एक और चीज़, 1844 में इनकी जो मसनवी है वो पहली बार शाया होती है, पहली बार जो है उसकी अशाअत होती है गुलजार नसीम की। तो जिस तरह आपको सहरुल बयान का पता था कि 1785 में वो जो है 1785 में उसका वो हुआ था, वो शाया वो मुकम्मल हुई थी, मतलब लिखी थी उन्होंने, तो 86 में उनकी वफ़ात हो जाती है। इसी तरह आप याद रखिए पंडित दयाशंकर नसीम साहब की मसनवी गुलजारी नसीम जो है वो 1844 में पहली बार शाया होती है और 1845 में हो जाती है वफ़ात पंडित दयाशंकर नसीम साहब की। ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब जिक्र करते हैं इनके वालिद साहब का।
इनके जो वालिद थे, जो पंडित दयाशंकर नसीम साहब के वालिद थे, वो जो है उनका नाम था गंगा प्रसाद कोल। गंगा प्रसाद कोल। इनके वालिद के नाम से पहले मुझे एक चीज यहाँ पे मिस हो गई। ये पंडित दयाशंकर नसीम साहब का पूरा नाम जो था वो था पंडित दया शंकर कौल। इनकी जो कौल है ये एक पंडितों में एक जात होती है जिसका ये सरनेम है, इनको कौल याद रखेगा। और इनका जो तखल्लुस है, तखल्लुस इनका क्या है याद रखेगा, नसीम। दयाशंकर साहब का जो तखल्लुस रहता है वो आता है नसीम। उसके बाद इनके खानदान का अगर जिक्र किया जाए, खानदान का, तो ये जो है कश्मीरी खानदान से बिलोंग करते हैं। एक कश्मीरी खानदान से बिलोंग करते हैं और कश्मीर से ये आकर कहाँ पे बस जाते हैं, लखनऊ में। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, वाजिद अली शाह अख्तर का नाम तो आपने सुना होगा। उन्हीं के खानदान में से एक बादशाह थे जिनका नाम था अमजद अली शाह, याद रखिएगा। अमजद अली शाह साहब के ज़माने में जो है दयाशंकर ने जो है होश संभाला, याद रखिएगा, होश संभाला। किसके ज़माने में? अमजद अली शाह के ज़माने में दयाशंकर साहब ने जो है अपना होश संभाला। ठीक है, याद रखने की बात है। तो अगर इनकी वफ़ात के ऊपर जिक्र किया जाए तो ये रशीद हसन साहब के मुताबिक जो है उनकी वफ़ात जो है वो 45 में हुई है। और उनके बरअक्स जो है जिनका नाम है उनका नाम है नूरुल हसन नकवी साहब, वो कहते हैं 43 साल यानी 1843 में वफात हुई, लेकिन ज़्यादातर जो है जगहों पे 1845 ही बताया गया, इसलिए आप 1845 ही याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तो जो हमारे पंडित दयाशंकर नसीम साहब हैं उन्होंने 20 बरस की उम्र में जो है इन्होंने क्या किया, शायरी का आगाज़ किया। ठीक है, शायरी का आगाज़ किया, इन्होंने शायरी जो है शुरू की 20 साल की उम्र में, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने जब शायरी शुरू की तो इनके उस्ताद का नाम जो है आप बिल्कुल जानते हैं, बहुत ही मशहूर व मारूफ अब ये शायर हैं जिनको कौन नहीं जानता है। दबिस्तान लखनऊ से इनके उस्ताद ताल्लुक़ रखते हैं, इसका मतलब जो है हमारे नसीम साहब जो हैं वो भी जो है दबिस्तान लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखते हैं, याद रखिएगा। इनका ताल्लुक़ भी दबिस्तान लखनऊ से था। उसके बाद जब दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था तो यार ओबेसी बात है, जो इनकी मसनवी होगी वो भी लखनऊ में ही लिखी गई होगी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं इनके पसंदीदा मौजू कौन से थे, तो आपको ये पता होना चाहिए इनके 2 पसंदीदा मौजू थे। एक तो दुनिया की बेसबाती, याद रखिएगा, दुनिया की बेसबाती जो है इनका पसंदीदा मौजू था। और दूसरा जो है इनका पसंदीदा मौजू था वो था खुददारी। ठीक है, खुददारी और दुनिया की बेसबाती इनके पसंदीदा मौजू थे। और इनकी शायरी में जो है इनके उस्ताद आतिश का रंग जो है वो झलकता है, आतिश का रंग जो है इनकी शायरी में झलकता है। और इनकी गज़लों में जो है आतिश का रंग जो है नुमाया तौर पे नज़र आता है। उसके बाद अगर इनकी मसनवियों का जिक्र किया जाए तो इनकी यही मसनवी है जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ मसनवी है, जिनको हम गुलजार नसीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो गुलजार नसीम जो एक मसनवी है ये इनकी एक इश्किया मसनवी है, याद रखिएगा, ये इनकी इश्किया मसनवी है। मैंने आपको कल भी कहा था, गुज़िश्ता वीडियो पे मैंने जिक्र किया था, जिस मसनवी में इश्क की दास्तान बयान की गई हो उसे क्या कहते हैं, और जिसमें जंग और जदल का बयान हो उस मसनवी को क्या कहते हैं। एक को बज़्म कहते हैं, दूसरे को रज़म कहते हैं। रज़म जो है जंग को कहा जाता है, इसलिए आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जंग का जिक्र जिसमें भी आएगा तो उसमें आप जो है उसको रज़म या मसनवी का नाम बिना तामुल दे दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये एक ऐसी मसनवी है जिसमें लखनवी तहजीब साफ तौर पर देखने को मिलती है, यानी लखनवी तहजीब की आयनादार मसनवी कौन सी है, तो वो आपकी आएगी गुलजार नसीम। ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो किस्सा है, असल किस्सा है, वो इस मसनवी गुलजार नसीम का जो असल किस्सा है वो किसका किस्सा है, वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का एक नसरी और फारसी किस्सा है, फारसी नसरी
किस्सा है, जिसका नाम जो है किस्सा गुले बकौली है, जिसका नाम जो है क्या है, जिसका नाम किस्सा बकौली है, यानी किस्सा गुले बकौली जिसका नाम है, वो एक फारसी किस्सा है। और इस फारसी किस्से को जो है याद रखिएगा, इस फारसी किस्से को जो है जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है, याद रखिएगा, गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है निहाल चंद लाहौरी जो हमारे हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में, यानी कि जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है काम किया है, गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो है 1803 ईस्वी, 1803 डेट याद रखिएगा, 1803 ईस्वी में क्या होता है, इसको जो है उर्दू में कन्वर्ट किया जाता है। उर्दू में निहाल चंद लाहौरी के द्वारा, यानी लाहौर चंद लाहौरी जो है इसे उर्दू में कन्वर्ट कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं, जिसका नाम जो है क्या रहता है, मजहबे इश्क। ये आपको पता होना चाहिए। निहाल चंद लाहौरी ने जो है किसकी फरमाइश पे जो है इसको उर्दू में मुंतकिल किया, गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे कब किया, 1803 ईस्वी में, याद रखने की बात है। उसके बाद जब ये मसनवी जो है, जब सहरुल बयान का डंका बज रहा था, तो नसीम साहब जो है उनसे भी रहा नहीं गया, तो ठीक 1254 हिजरी बमुताबिक 1838-39 में ईस्वी में क्या करते हैं, मसनवी गुलजार नसीम के नाम से इसी मजहब इश्क को जो है मसनवी का लबादा, मसनवी का लिबास पहनाते हैं नसीम साहब, और इसका नाम जो रख देते हैं, क्या रख देते हैं, याद रखिएगा, मसनवी गुलजार नसीम। ठीक है, एक मसनवी जो है गुलजार के नाम से उनकी भी है, हसन साहब के, जिसे गुलजार इरम कहा जाता है, लेकिन ये मसनवी जो है गुलजार नसीम जो है बहुत ही शाहकार मसनवी है। किसकी है, ये है पंडित दयाशंकर नसीम साहब की एक शाहकार मसनवी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं, इसे किस्सा गुले बकौली भी कहा जाता है। कौन सा दूसरा नाम है इसका, किस्सा गुले बकौली, याद है। ठीक है, ये याद रखने की बात है। उसके बाद अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि कहा जाता है कि लिखते वक्त जब नसीम साहब इस मसनवी को लिख रहे थे, उन्होंने जो है रेहान की मसनवी जिसका नाम है बागो बहार से इस्तिबा हासिल किया। इसी की वजह से बागो बहार मसनवी जो है और गुलजार नसीम के जो है शेर जो है आपस में मिलते हैं, ये याद रखने की बात है। और मैंने पीछे भी जिक्र कर दिया कि उर्दू में पहली बार ये मसनवी कब शाया होती है, 1844 ईस्वी में, और 45 में क्या होता है, वफात हो जाती है इनकी। ठीक है, 44 में यानी 1260 हिजरी में जो है पहली बार ये शाया होती है, 1260 में पहली बार, यानी कि 1844 में पहली बार शाया होती है। और जिस वक्त नसीम साहब ने मसनवी लिखी है, उस वक्त उनकी एज जो है, उनकी उम्र जो है वो सिर्फ 28 बरस थी, याद रखने की बात है, सिर्फ 28 बरस थी जिस वक्त ये मसनवी मुकम्मल की गई। मसनवी जो है ये तवील है, और ये बहुत ही तवील मसनवी थी, याद रखने की बात है। जब नसीम साहब ने ये मसनवी जो है आतिश के सामने पेश की, तो ये मसनवी जो थी बहुत ही तवील थी। तो आतिश के कहने पे जो है, आतिश ने जो है नसीम साहब से कहा कि बेजा तवालत को कम कीजिए, तो जिसकी वजह से ये जो है जो ये मुख्तसर कर दी गई, मतलब आतिश के कहने पे। तो इस एक इख्तिसार जो है वो इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है, याद रखने की बात है। उसके बाद जो है रशीद हसन खान साहब ने जो है रशीद हसन खान, जिनके बारे में हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी जिक्र किया है, ये रशीद हसन खान वो रशीद हसन खान साहब हैं जिन्होंने इसको मुर्तिब किया। ठीक है, जिन्होंने इसको मुर्तिब किया, इन्होंने ही सहरुल बयान को भी मुर्तिब किया है और इन्होंने ही इस मसनवी को भी मुर्तिब किया है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि दूसरी मसनवी जैसे पदमराव है, जैसे हमारी कुतुब मिश्री, उनको किसने मुर्तिब किया। लेकिन इस वक्त हमने दो मसनवी का जिक्र किया, एक है आपके सामने गुलजार नसीम और दूसरी है सहरुल बयान, जिन दोनों को जो है रशीद हसन खान साहब ने मुर्तिब किया है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है ये मसनवी जो है, इसमें किस चीज़ का और किस सिनफ का रंग झलकता है, मतलब इसमें खास झलकियाँ जो है मिलेंगी आपको, मतलब रंग झलकता है, बिल्कुल ममासिल है। उसका नाम है फसानाए
फसानाए अजायब, ये दास्तान है जो कि रजब अली बैग ने लिखी है। इसमें भी लखनऊ की तहजीब को जो है पेश किया गया है। और इसमें जो है आपको जो है बार बार क्या मिलेगा इस मसनवी के अंदर, आवर्त का अंदाज इसमें पाया जाता है। और इसके अंदर जो है रियायत लफ्जी, याद रखने की बात है, रियायत लफ्जी का जो है खासा इस्तेमाल आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कसरत से आपको देखने का इस्तेमाल इसमें। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना जो है यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा, जिसका नाम है बहरे हिज्ज। इसकी जो बहर है उसका नाम है, याद रखिएगा, बहरे हिज्ज मुसद्दस, बहरे हिज्ज मुसद्दस अखरब मकबूल मकसूर। ठीक है, इसकी बहर का नाम है, यानी मफऊलन, मफऊल, मफाइलिन और फ़ाउलन। ठीक है, उसके बाद ये जो है चकबस्त ने इस मसनवी को, चकबस्त साहब को तो जानते हैं, चकबस्त ने इस मसनवी को 1905 ईस्वी में मुकदमे के साथ, ठीक है, मुकदमे के साथ चकबस्त ने इस मसनवी को जो है ये शाया किया 1905 ईस्वी में। याद रखने की बात है 1905 एक और भी अहम डेट है, क्योंकि जमील मसारी भी जो है 1905 में पैदा हुई। चलिए उसका जिक्र आगे होगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चकबस्त ने जो है मसनवी गुलजार नसीम को अपने मुकदमे के साथ 1905 ईस्वी में शाया किया। और जो है बुनियाद बनी, किस चीज़ की बुनियाद बनी, चकबस्त और शरर, मौरक़ाई चकबस्त और शरर की जो बुनियाद बनी वो क्या बनी है, जो कि मुकदमा जो है चकबस्त ने पेश किया 1905 ईस्वी के अंदर। उसके बाद मसनवी में ये जो मसनवी, इसमें परियों का जिक्र है, माफूकुल फितरत अनासिर इसमें कसरत से इस्तेमाल किए गए हैं। माफूकुल फितरत यानी जो अकल से बहुत ही, माफूकुल फितरत होता है वो वाक़ियात जो अकल से बिल्कुल बहुत दूर हों, यानी जिन्नों परियों की कहानियाँ, इसमें जो है वो बहुत कसरत से इस्तेमाल हुआ है। और इसमें जो है जो जिन है वो जो है अपने करामात जो है दिखाते हैं, और जो परियां हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है उड़कर जाती हैं। रशीद अहमद सदीकी साहब को तो आप जानते हैं, जो है एक बहुत बड़े नाकिद थे। और रशीद अहमद सदीकी इस मसनवी को क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ। रशीद अहमद सदीकी इस मसनवी के बारे में लिखते हैं कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलजार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। ज़ुबान को शायरी और शायरी को ज़ुबान बना देना कोई आसान काम नहीं है। और एक बहुत बड़े और नाकिद है हमारे पास, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने इस मसनवी के बारे में क्या कहा, चलिए मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। एहतशाम हुसैन ने इस मसनवी के बारे में कहा कि गुलजार नसीम जो है शायराना और फनकाराना तख्लीक का एक मौजज़ा है। ये एहतशाम हुसैन साहब ने इस मसनवी के बारे में कहा है। और इस मसनवी में की एक मैं ट्रिक आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा। कल मैंने आपके साथ जिक्र किया था, जब आपने सहरुल बयान को पहचानना होगा तो आपका जो है जो इसके जो अनवाइन के जो इब्तदाई अशार हैं उनमें शराब का जिक्र है, उसमें पीर मुगा का जिक्र है, उसके अंदर जो है मतलब पीर मुगा यानी कि जाम का जिक्र है, उसमें जो है मैखाने का जिक्र है, मै का जिक्र है। इसी तरह जो आपकी गुलजार नसीम है, इसको किस तरह पहचानेंगे आप, उसमें कलम का जिक्र है, उसमें वर्क का जिक्र है, उसमें क्लिक का जिक्र है, उसमें खामा का जिक्र है। जो क्लिक होता है ये भी कलम होता है, जो खामा होता है ये भी कलम होता है। आप इन चीज़ों से, और जो गुज़िश्ता एग्ज़ाम हुआ जो कि फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ दिसंबर 2022 का, उसमें जो एक सवाल आया हुआ था जो हमने पिछली वीडियोस में ट्रिक्स की डिस्कस की हुई थी, खामा और कलम का। तो वो जो है एक गुलजार नसीम से जो है एक शेर पूछा गया था कि किस मसनवी का शेर है। अगर आपको याद होगा कि जब कलम, क्लिक, खामा, जो वर्क, इन चीज़ों का जिक्र आया, आप बिना तामुल जो है गुलजार नसीम को दे दीजिए, तो वो जो शेर था वो गुलजार नसीम से लिया हुआ था। उसके बाद मैं आपको कुछ चंद यहाँ पे चंद जो है मैं पॉइंट्स आपको बता दूं कि जो मसनवी गुलजार नसीम है, इसको चलिए इसके किस्से पे थोड़ा सा आते हैं, आपको किस्से से वाकफियत करवाते हैं। जो इसका किस्सा जो है ये मैंने आपको गुज़िश्ता सत्रों जब मैंने आपके साथ बयान किया था उनमें मैंने आपको बता दिया, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का एक किस्सा था, फारसी किस्सा था, उसको जो है कन्वर्ट किया गया था गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे। जो है निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से इसको जो है कन्वर्ट किया था। उसके बाद जो है 1839 ईस्वी में जो है
गुलजार नसीम जो है दिया शंकर नसीम ने इसको मसनवी का रूप दिया। तो चलिए मैं आपको जो है किस्से का जिक्र करता हूँ इसके बाद। गुलजार नसीम का किस्सा कुछ यूं है। जब मसनवी की शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि पूरब में था एक शहनशाह, जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा, ज़ैनुल मुल्क। ठीक है, इसके 4 बेटे थे। एक बेटा जब इसका पैदा होता है वो बहुत खूबसूरत बेटा होता है, यानी कि 5वां बेटा। तो नजूमी जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप जो है उस बेटे का चेहरा देखोगे तो आपकी जो है आंखें जो है चली जाएंगी, आप अंधे हो जाओगे। तो उसके बाद जो है एक दफ़ा का जिक्र है, जो ज़ैनुल मुल्क साहब है, जो पूरब के बादशाह है, ये जो है शिकार से लौट रहे थे तो गलती से इनकी नज़र जो है उस बेटे पे पड़ जाती है जिसका नाम होता है ताजुल मुल्क, जो कि नजूमी ने कहा था कि अगर आप ताजुल मुल्क की आंखें, अगर आप ताजुल मुल्क को देखोगे तो आपकी आंखें चली जाएंगी, आप अंधे हो जाओगे। तो जो है ज़ैनुल मुल्क जब गलती से ताजुल मुल्क को देखता है तो उस वक़्त क्या हो जाता है, ज़ैनुल मुल्क की आंखें जो है वो चली जाती हैं, यानी ज़ैनुल मुल्क जो है वो अंधा हो जाता है। उसके बाद जब भाइयों को पता चलता है तो वो भाई क्या करते हैं, वो ताजुल मुल्क को जो है अपनी सल्तनत से जो है बेदखल करा देते हैं, ज़ैनुल मुल्क के मना करने के बाद भी। लेकिन फिर क्या होता है, बहुत सारे नजूमी जो है आते हैं, वो कहते हैं कि अब ये है वो है, लेकिन एक नजूमी आता है जिसका नाम जो है कहाल मसनवी के अंदर बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है। कहाल के बारे में कहा जाता है कि कहाल एक ऐसा किरदार है मसनवी के अंदर जिसने हजरत ईसा की आंखें देखी थी, और कहाल ही राजा यानी कि ज़ैनुल मुल्क को कहता है कि तुम बीना हो सकते हो, तुम्हारी रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो है गुले बकौली, एक फूल है जिसका नाम है गुले बकौली का एक फूल है, तुमने क्या करना है, तुमने वो फूल लाना है, और जब तुम वो फूल अपने आंखों के ऊपर लगाओगे तुम्हारी बीनाई जो है वो वापस आ जाएगी, तुम फिर से देख सकोगे। उसके बाद क्या होता है, जब चारों शहजादे ये बात सुनते हैं तो चारों उठते हैं और जो है लश्कर को तैयार करते हैं, निकलते हैं फूल की तलाश में। तो कहाल कहता है कि वो गुलजारे यानी कि गुले बकौली जो है वो एक बाग में है जिसका नाम है गुलजारे, याद रखने की बात है, गुलजारे इरम। तो गुले बकौली कौन से बाग में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुलजारे इरम के लिए रवाना हो जाते हैं ये सब लोग। तो उसके बाद क्या होता है, एक सिपाही से जो है जो ताजुल मुल्क है, जो हीरो है मसनवी का, ये एक सिपाही को साइड पे बुलाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लश्कर कहाँ जा रहे हो। तो सिपाही कहता है कि जनाब अली, कहाल ने कहा है कि जो ज़ैनुल मुल्क है उनकी आंखें वापस आ सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जो गुले बकौली है वो फूल जो है इनकी आंखों के साथ लगाना है, उसके बाद इनकी बीनाई जो है फिर से वापस आ सकती है। तो ताजुल मुल्क भी जो है ये भी फूल की तलाश में, ये भी गुल की तलाश में निकलते हैं। तो एक बेसवा होती है जिसका नाम होता है दिलबर बेसवा, याद रखने की बात है, दिलबर बेसवा। ये एक ऐसी दिलबर बेसवा होती है, ये क्या, ये फिरदौस में रहती है। और ये दिलबर बेसवा जो होती है, ये जो है इसके पास एक चूहा है और एक बिल्ली है। ये बिल्ली के सर पे चिराग रखती है और चूहे को जो है इशारा करती है, बिल्ली चिराग गिरा देती है और चूहा जो है वो पासा पलट देता है, जिस मक्कारी की वजह से इसने बहुत सारे अमीर और रुइसा को जो है गुलाम बनाया होता है। जब ये चारों शहजादे वहां पे एंटर होते हैं, इसके शहर में एंटर होते हैं, तो दिलबर बेसवा जो है उन्हें इस्तकबाल करते बुलाती है और उसके बाद उनके साथ वही छल कपट करती है, जिससे ये उनकी सारी दौलत गुलाम वगैरह जो है खरीद लेती है। उसके बाद उनको भी जो है कैद कर लेती है। तो वहां से गुजर होता है ताजुल मुल्क का उस शहर में। तो वहां पे एक बूढ़ी औरत होती है जो ताजुल मुल्क को देखती है और कहती है कि तुम बिल्कुल हूबहू तुम्हारा जैसा मेरा एक बेटा था, वो मुझे खो चुका है। तो ताजुल मुल्क कहता है कि मैं वही तुम्हारा बेटा हूँ। तो वो बूढ़ी औरत जो है ताजुल मुल्क को अपने घर ले जाती है। एक दफा का जिक्र है, वहां से 2 सिपाही गुजर रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि दिलबर बेसवा ने 4 शहजादों को जो है गुलाम बना लिया है। तो जब ताजुल मुल्क सुनता है तो ये क्या करता है, ये उनसे दरियाफ्त करता है कि आप बताइए कि क्या माजरा है। तो वो कहते हैं कि उसके पास एक बिल्ली है, एक चूहा है जो पासे को पलटता है, बिल्ली चला घूमती है। तो उसके बाद ताजुल मुल्क जो है एक नेवले को पालता है। नेवले का इस्तेमाल किस मसनवी में हुआ है, ये आपको सवाल आ सकता है, नेवले का इस्तेमाल किस मसनवी में हुआ है। तो ये गुलजार नसीम में एक नेवला पालता है। एक नेवले को जब ये पालता है
तो जब ये ताजुल मुल्क साहब उसके दिलबर बेसवा के उस अड्डे पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है जब खेलने की बारी आती है तो ये ताजुल मुल्क साहब जो अपने आस्तीन से नेवले को निकालते हैं और खेल पलट जाता है। ताजुल मुल्क जो है इसे हरा देता है दिलबर बेसवा को, और उसके बाद कहता है कि ये माल जर जो भी चीज़ें हैं ये तुम्हारे पास ही रहने दो, मैं फ़िलहाल किसी काम के लिए जा रहा। तो दिलबर बेसवा कहती है कि अब मैं भी तुम्हारी हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा है वगैरह वगैरह। तो ताजुल मुल्क कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ गुलजारे इरम। तो दिलबर बेसवा कहते हैं कि नहीं जनाब, अब आप गुलजारे इरम अगर जाएंगे, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पे गया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया है, अगर आप भी जाएंगे तो आप भी वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है परियों का डेरा होता है हर वक्त। तो उसके बाद क्या होता है, दिलबर बेसवा के कहने पर भी गुलजारे इरम जाने के लिए बेताब ताजुल मुल्क जो है निकल पड़ते हैं। ये आगे एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे जो है इन्हें एक देव मिलता है, इन्हें एक देव मिलता है, याद रखेगा इन्हें कौन मिलता है। एक जगह पे पहुंचते हैं गुलजारे इरम के रास्ते में इन्हें एक देव मिलता है जो कई सालों से भूखा होता है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो ये जो है कई सालों का जो है भूखा है, ये देव जो है ये कई सालों का भूखा है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो ये देव है ये जब ताजुल मुल्क को देखता है कि उसे पकड़ लेता है, उसे खाने वाला ही होता है, तब तक वहाँ से अनका का गुजर होता है। अब मसनवी के अंदर का अनका का यूज़ हुआ, यानी कि ये ऊँट होता है, ऊँट एक काफिला होता है जिसके ऊपर जो है सामान लदा होता है। तो जब देव उस शख्स उन ऊँटों को देखता है, वो झपटा मार के जो है छलांग मार के जो है कूद के एक ऊँट को मार गिरा के लाता है और उस ऊँट को खा लेता है। जब ऊँट को खाता है तो उसका जो उसके ऊपर जो सामान होता है, ताजुल मुल्क देखता है कि उसके अंदर उसके ऊपर जो है हलवा बनाने का जो सामान था तो वो गिर जाता है। तो ताजुल मुल्क क्या करते हैं, हलवा बनाते हैं और जो है मीठा मीठा हलवा जो है किसे खिलाते हैं, देव को खिलाते हैं, जिससे देव खुश हो जाता है और कहता है कि सदियों से जो है मेरे बेस्वाद मुंह को जो है आज तुमने स्वाद बख्शा है, इसलिए तुम मांगो जो मांगते हो। तो ताजुल मुल्क से एक वादा लेता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मुझे जो है गुलजारे इरम, यानी गुलजारे इरम जहाँ पे बकौली का फूल है वहाँ पे पहुँचा दो। तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझे हलवा ना खिलाया होता, मैंने तुमसे वादा ना किया होता, तो ये बात करने से पहले ही मैं तुम्हें हलाक कर देता, लेकिन अब मैंने तुमसे वादा किया तो चलिए कोई मसला नहीं है। वो सामने एक पहाड़ी पे चढ़ जाता है और वहाँ से जो है एक आवाज़ लगाता है तो दूसरा एक देव आता है और ये क्या करते हैं, ये जो पहले वाले देव होते हैं ये जो है इस वाले देव को एक चिट्ठी देते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये जो बंदा है ये मेरा एक आदमजाद जो है मेरा भेजा हुआ है, इसकी खूब कदरदानी करना। तो ये देव जो है, जो चिट्ठी होती है, जो ये वाला देव अपनी बहन जिसका नाम होता है हिमाला देवनी, याद रखना हिमाला देवनी जो है पहले देव की बहन होती है, इसके नाम जो है चिट्ठी भेजता है देव। और ये बात भी यहाँ पे है, जब हिमाला को चिट्ठी भेजता है देव तो ये वाला देव जो होता है ये ताजुल मुल्क अपने कंधे पे बिठा के कहाँ पे पहुंचाता है, हिमाला के पास। हिमाला जो है खुश होती है क्योंकि भाई की जानिब से बंदा आया हुआ होता है, बहुत कदरदानी करती है। हिमाला देवनी के पास एक लड़की होती है जो कि आदमजाद होती है जिसका नाम होता है महमूदा, याद रखने की बात है। ये किसकी बेटी है, मुंह बोली बेटी है हिमाला देवनी की, लेकिन एक आदमजाद बेटी है, ठीक है। ये आदमजाद बेटी जो है ये हिमाला देवनी की मुंह बोली बेटी है जिसको हिमाला ने बेटी बनाया हुआ है, ये एक आदमजाद है। जब ये ताजुल मुल्क को देखती है ये भी खुश होती है और वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र होता है कि देखा हमजाद निकाले अपने दिल के अरमान वगैरह वगैरह, इस तरह की शायरी वहाँ पे यूज़ हुई है। तो ये जो है महमूदा जो है ताजुल मुल्क के साथ जो है इनका जो होता है, मतलब ये आपस में बैठ जाते हैं, इनको इश्क मुआशका हो जाता है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। उसके बाद जो है महमूदा जो है अपनी माँ से जिक्र करती है कि इस बंदे को जो है आप हेल्प कीजिएगा क्योंकि इसने जाना है कहाँ पे, ये बहुत परेशान है, इसने जाना है। सिफारिश करती है महमूदा हिमाला से। तो ये जो है हिमाला देवनी क्या करती है, अलगटिसा मुख्तसरन बहुत लंबा जो है इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। हिमाला देवनी क्या करती है, ये वहाँ पे अब कुछ देवों को हुक्म देती है कि तुम चूहे बन जाओ, ठीक है, तुम चूहे बन जाओ। वो देव जो है चूहे बन जाते हैं। वो हिमालय के घर से, यानी कि हिमालय के घर से जो है एक जो है मैं कहूँगा कि कान ही खोदते हैं, जो है एक सुरंग खोदते हैं। कहाँ तक पहुँचती है वो डायरेक्ट पहुँच जाती है गुलजारे इरम में, जो सुरंग ये लोग खोदते हैं, जो देव खोदते हैं। तो गुलजारे इरम में जब वो वहाँ पे पहुँची है, जब वहाँ पे ये लड़का पहुँचा है, ताजुल मुल्क पहुँचा है, तो वहाँ पे सब लोग जो है वो मदहोश हो जाते हैं।
और सब लोग सो रहे होते हैं, तो ताजुल मुलूक क्या करते हैं, ये वहाँ पे एक हौज होता है, हौज में अंगूठी होती है, तो हौज के किनारे जो है लड़की सोई हुई है जिसका नाम जो है बकौली है, हौज के किनारे सोई हुई है। ताजुल मुलूक साहब को जब उनको देखते हैं उनका जो है दिल ही निकल जाता है, मतलब उनको उनके साथ जो है पहली नज़र में इश्क हो जाता है। तो ताजुल मुलूक अपनी निशानी रखने के लिए उसकी अंगूठी बदल देता है, अपनी अंगूठी जो है बकौली को पहना देता है और बकौली की अंगूठी जो है खुद पहन लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, बकौली के साथ इनका इश्क हो जाता है, लेकिन ये फूल लेने आए, इश्क अभी कर नहीं सकते, इसलिए वो जो है वो वहाँ से जो है फूल को उठा के हौज से फूल को निकालते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं हिमालय के पास, हिमालय से रुखसत लेते हैं, महमूदा से रुखसत लेते हैं, वापस चले जाते हैं। जब ये एक जगह पे पहुंचते हैं, अब जो है उसके भाई जो है वो भी रिहा हो चुके हैं, एक जगह पे पहुंचते हैं ताजुल मुलूक साहब। वहां पे क्या होता है, याद रखिएगा, सुनेगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक बूढ़ा होता है, वो खुदा से दुआ कर रहा होता है कि मेरी आंखें मुझे लौटा दे। अब जो है ताजुल मुलूक जो है वो फूल का टेस्ट करने वाला होता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि यार मैं देख लूं कि सच में इससे ये वापस आ जाता है, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो ताजुल मुलूक जेब से फूल निकालते हैं और उसके जो है आंखों पे मल देते हैं, जिससे उस बूढ़े की रोशनी जो है वो वापस आ जाती है। याद रखिएगा, जब बूढ़े की रोशनी वापस आ जाती है, वो उसे दुआ देता है, तो वहां पे वो जो है साइड पे रह के सो जाता है। उसके बाद जो है वो चारों जो शहजादे छूटे होते हैं जेल से, तो जो जिनको बेसवा ने छोड़ दिया होता है, तो वो आते हैं, आपस में वो बातें करते हैं कि किसको खबर है कि गुले बकौली क्या है, किसको पता है गुले बकौली क्या है। हम जो है कोई सादा सा आम सा फूल इनके दरबार में राजा की आंखों पे मलेंगे, जैनुल की आंखों पे मलेंगे, उनको रोशनी नहीं आएगी तो का हाल झूठा साबित होगा, जिसको फिर जो है झूठा कहा जाएगा, मतलब उसको फिर नहीं माना जाएगा। तो वो बूढ़ा जो था उनकी बातें सुनता, वो कहता है कि नहीं जनाब, ये गुले बकौली है ही नहीं, वो देखिए वो बंदा वहां पे लेटा हुआ है, उसके पास गुले बकौली है जिसने मेरी आंखों पे अभी लगाया और मेरी रोशनी जो है वापस आई है। तो चारों शहजादे जो हैं वो आते हैं ताजुल मुलूक के पास और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास गुले बकौली, नहीं, वो दिखाते हैं अपने पास ये फूल जो इसका नाम गुले बकौली है। ताजुल मुलूक कहता नहीं जनाब, ये तो गुले बकौली है ही नहीं। वो कहते हैं अगर ये गुले बकौली नहीं तो गुले बकौली क्या। तो ताजुल मुलूक अपने जेब से फूल निकालते हैं, जब वो उन्हें फूल निकालते हैं दिखाने के लिए, तो वो चारों जो है उनके हाथ से फूल छीन लेते हैं। जब फूल को वो छीन लेते हैं तो फिर क्या होता है, वो वहां से भाग जाते हैं। ताजुल मुलूक फिर से अकेले रह जाते हैं। उधर दूसरी जानिब आपको दिखाया जाता है जो गुलदारे इरम के अंदर जब सुबह परी जागती है, जब बकौली जागती है, तो क्या होता है, वो आग बगोला हो जाती है। वो उस फूल चुराने वाले गुलची को बहुत गालियां देती है, कहती है कि जिस घर में हो वो चराग, जिस घर में हो वो फूल, उस घर को लग जाए आग और लग जाए उसको चराग वगैरह, और इस तरह की शायरी वहाँ पे यूज हुई है। तो क्या होता है, ये जो है हर मुल्क जो है निकलती है, क्या ढूंढने निकलती है, फूल ढूंढने निकल, लेकिन इसे कहीं पर भी फूल नहीं मिलता है। तो वहाँ शहजादे भी चारों अपने घर पहुंच गए हैं, अपने राजा के सामने जो है वो फूल रख दिया, उनकी रोशनी जो है वापस आ गई, बेकार फ्री का इन्होंने इनाम क्रेडिट वगैरह जो है इन्होंने हासिल कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, जब ये बात जो है बकौली तक पहुंचती है कि एक राजा के पास जो है 4 बेटे वगैरह, उन्होंने गुलदार इरम से फूल वगैरह लाया है, तो वो क्या करती है, जो बकौली होती है इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है फरुख। क्या? फरुख, ठीक है, फरुख इब्ने फरोज, याद रखिएगा, फिर फरुख इब्ने फेरोज के नाम से जो है ये लड़के का रूप ले लेती है और पहुंच जाती है एक रास्ते में। तो जैनुल मुलूक का एक दफ़ा जो है वहाँ से गुजर होता है, तो वो इसे देखता है, तो ये चंद अक्लमंद वाली बातें कर देती है उसके सामने। तो उसके ये जो है जैनुल मुलूक को पसंद आ जाता है, ये उसे वो फारूक को अपने पास ले और उसे वजारत यानी वजारत दे, वजीर बना लेता है, अपना वजीर बना लेता है। जो फ़र्क होता है यही बखौली है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, जो ताजुल मुलूक है, अब ये जो है ये बेचारा बेकार बैठा, ये क्या करता है, ये जाता है, ये जो है दिलबर वेसवा के पास जाता है, उसके बाद जो है महमूदा वगैरह, तो ये हिमालय की मदद से एक वो बनाता है, शहर बनाता है, जिसका नाम क्या रखता है, गुलशने निगारी, याद रहना चाहिए आपको, गुलशने निगारी के नाम से एक शहर बनाता है। गुलशने निगारी के नाम से हिमालय देवनी की मदद से एक शहर बनाता है, क्योंकि जब ये वहाँ से रुखसत हुआ था तो हिमालय देवनी ने ताज को 2 बाल दिए थे, कहा था कि अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इनको आग दिखाना, मैं पहुँच जाऊँगी। तो उस मदद से जो है गुलशने निगारी बनाता है, जिस शहर का नाम जो है गुलशने निगारी। इसमें कौन रहता है, ताजुल मुलूक, दिलबर बेसवा, महमूदा, ये जो है वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा, उसके बाद क्या होता है, जो ये बखौली होती है, ये
बिल्कुल जब वो लोग, जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने फूल कहाँ से लाए, तो कोई कहता है हमने रूम से लाया, कोई कहता है मिस्र से लाया, कोई कहता है शाम से लाया। तो फारूक समझ जाता है कि जनाब अली ये वो हो ही नहीं सकती, नालायक तो फूल ला ही नहीं है, चोरी कर ही नहीं सकते, गुलची कोई और है। तो एक दफ़ा जिक्र होता है कि उनका एक शहजादा है जो कि उनने घर से निकाल दिया वगैरह वगैरह। तो फारूक समझ जाता है कि वही है जिसने फूल चुराया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिलबर बेसवा, दिलबर बेसवा का एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है साद। साद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है, ये साद जो है, ये जो है इंपॉर्टेंट किरदार है। अब आपको सवाल आ सकता है कि ज़ैनुल मुलूक को ताजुल मुलूक के शहर यानी गुलशन निगारी के बारे में किसने बताया, तो साद ने बताया। ये दिलबर बेसवा का एक गुलाम होता है जो लकड़ियाँ बेचने का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये जो है इसके पास एक लाल होता है, इसको पुलिस पकड़ लेती है, इसको राजा के पास लिया जाता है। ये कहता है कि ये लाल तो हमारे शहर में हर एक के पास है। तो वो कहता है तुम्हारा शहर कहाँ, तो फारूक फिर वह उस शहर को देखने जाता है, गुलजार निगारी को देखने फारूक जाता है। ये जब पहुंच जाता है गुलशन निगारी में, इसे पता चल जाता है कि ये ही वो चोर है। तो उसके बाद फिर ये जो है मीटिंग रख देता है गुलशन निगारी के मालिक ताज और जैन की। जब ताज और जैन आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचान जाते हैं, मुआफी वगैरह होती है, वहाँ पे सबके राज खुल जाते हैं। तो फारूक भी जो है उसे पहचान लेती है और उसके बाद जो है फारूक गायब हो जाती है। फिर एक खत, धमकी भरा खत भेजती है उसे कि मैं चाहती मैं तुम्हें मार भी देती, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, इनका इश्क मुआशका हो जाता है। माला देवनी को भी जो है फारूक जो एक्सप्लेनेशन ले लेती है कि तुमने ये क्या क्या वगैरह वगैरह, तुम अब जाओ, तुम जो है उसे उठा के मेरे पास लाओ। तो उसके बाद उनका इश्क मुआशका चलता है, चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, एक दफ़ा क्या होता है, एक दफ़ा का जिक्र है कि जो ये बकौली होती है और जो उसकी सहेली, बकौली की सहेली यानी कि बकौली की सहेली होती है जिसका नाम जो होता है सिमन परी होता है, सिमन परी होता है। तो ये जो है आपस में मतलब इनको पता था एक दूसरे का सब कुछ। तो लेकिन उनकी जो माँ होती है जमीला परी, जमीला परी को एक दिन मालूम हो जाता है कि जो हमारी बेटी है बकौली है, इसका इश्क चल रहा है एक आदमजाद के साथ और जिसका नाम जो है ताजुल मुलूक है। तो जमीला परी को इतना गुस्सा आता है, वो बतौर सजा ताजुल मुलूक को फेंक देती है। कहाँ पे फेंक देती है, याद रखने की बात है, इसको दरियाए तिलिस्म में, दरियाए तिलिस्म में किसको कैद कर देती है, ताजुल मुलूक को, और गुले बकौली, ये बकौली को जो है वो अपने मतलब महल के अंदर जो है कैद कर लेती है। कौन करती है सब, जमीला परी यानी कि ये बकौली की माँ, याद रखने की बात है। उसके बाद फिर क्या होता है सुनिएगा। उसके बाद ये होता है कि दरियाए तिलिस्म की बात मैं आपको जिक्र करूँगा। दरियाए तिलिस्म में जो है, जो शहजादा होता है, जो ताजुल मुलूक होता है, दरियाए तिलिस्म में जो है वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। एक दिन क्या मसला होता है, वो वहाँ पे सुनता है, दो जो तोते होते हैं, दो परिंदे होते हैं, वो पेड़ के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि ये नौजवान अगर उस हौज के पास जाए, उसमें अगर वो गोता लगाए तो वो बाहर निकलेगा, वो तोता बन जाएगा। फिर वो उड़ के उस पेड़ पे बैठ जाएगा और उस पेड़ का फल खाएगा, तो वो फिर अपने रूप में, फिर इंसानी रूप में वापस आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो हथियार है, वो हथियार जो है उसका जो है मिल जाएगा, वो आसाए मूसा उसको मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल वही करता है, तो तोता बन जाता है। उसके बाद वो फल खाता है, अपने रूप में वापस आ जाता है और वो बनता है। तो उसी तरह फिर वो उनमें से एक जो है आगे अलकिसा मुख्तसर आगे बढ़ता है। दरियाए तिलिस्म के अंदर ही वो एक हौज के पास किनारे जाता है, वहाँ पे जो है हौज के अंदर जो है वो कूदता है। तो उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसका जो जेंडर होता है, उसका जो जिन्स होता है वो चेंज हुआ होता है, वो औरत बन जाता है, औरत बन जाता है। और उसके भी बहुत खूबसूरत शेर हैं उस औरत बनने के ऊपर भी। तो जब वो आगे चलता है, आगे से एक हमजाद आता है, एक इंसान आता है, तो उनके साथ जो होता है फिर उनका साथ जो है बहमी, मतलब जो भी आप समझ लीजिए वो हो जाता है। उसके बाद फिर उसका 9 महीने गुजर जाते हैं, उसको बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होने के लिए, जब धोने के लिए वो फिर से हौज में छलांग मारता है, तो उसके बाद बाहर निकलता है, वो फिर से ताज बना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ताजुल मुलूक जो है आगे बढ़ता है। एक जगह का नाम है जहाँ पे जो है रूह अफ़ज़ा को जो है कैद किया हुआ है। एक जगह का नाम है जहाँ पे जो है रूह अफ़ज़ा जो कि सिमन परी की जो कि क्या नाम है इसका, बकौली की जो
चचेजाद बहन है जिसका नाम जो है रूह अफ़ज़ा है, वो एक जगह पे जो है कैद की हुई है, जिस जगह का नाम जो है अलबर्ज है। अलबर्ज एक जगह का नाम है जहाँ पे जो है कैद होती है कौन, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है, रूह अफ़ज़ा कैद होती है कहाँ पे, अलबर्ज में। कोई अलबर्ज में जो है रूह अफ़ज़ा कैद होती है, वहाँ पे एक देव होता है। जब ताजुल मुल्क उस जगह पहुँचता है तो रूह अफ़ज़ा उसे देख लेती है। ये आपस में बात करते हैं कि ये देव जो सो रहा है ये अभी जागेगा, ये तुम्हें मार देगा, तुम यहाँ से भागो। तो जो ताजुल मुल्क कहता है मेरे पास जो आसा है मैं इससे इसका मुकाबला कर सकता हूँ। तो फिर अलकिस्सा मुख्तसरन क्या होता है, वो देव के साथ मुकाबला हो जाता है, आसा की मदद से जो है ताजुल मुल्क देव को हरा देता है, रूह अफ़ज़ा को वहाँ से आज़ाद कर लेता है। जब रूह अफ़ज़ा से पूछता है तुम कौन हो यहाँ पे कैसे, ये कहती है कि मैं जो हूँ मैं फिरदौस के राजा मुज़फ़्फ़र की बेटी हूँ, मुज़फ़्फ़र शाह की मैं बेटी हूँ, और मेरी माँ का नाम जो है मेरी माँ का नाम जो रोशन मेरी माँ का जो नाम है वो हुस्न आरा है, मेरी माँ का नाम हुस्न आरा है। और मेरी बहन जो है जिसका नाम है बकौली, में उससे मिलने जा रही थी तो मेरे वालिद जो हैं उसके अंदर बहुत सारे जिन आते हैं, लेकिन इस जिन ने क्या है बगावत की, ये जो है इसने मुझे कैद कर दिया। तो वो बकौली का नाम सुनता है ताज, तो वो रो पड़ता है। उसके बाद रूह अफ़ज़ा सबब पूछे, फिर मालूम हो जाता है। उसके बाद जो है ताजुल मुल्क और रूह अफ़ज़ा उड़ के आ जाते हैं कहाँ पे, फिरदौस में। फिरदौस का राजा कौन है, मुज़फ़्फ़र शाह, ठीक है, मुज़फ़्फ़र शाह फिरदौस में आते हैं। तो वहाँ पे जो है इसे एक मेहमान खाने में रखा जाता है ताजुल मुल्क को। और एक दफ़ा का जिक्र है जो बकौली होती है, इसकी माँ जमीला परी, ये दोनों आ जाती हैं रूह अफ़ज़ा की खबर सुन के। जब रूह अफ़ज़ा घर आ चुकी है वहाँ पे आती है, तो वहाँ पे जब ये आते हैं तो इन्हें मालूम हो जाता है कि रूह अफ़ज़ा जो है, फिर रूह अफ़ज़ा उसे कहती है कि चल मैं तुझे एक सरप्राइज़ दूंगी। तो जब वो उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे ये जो है ताजुल मुल्क से मिलाती है, उनका उसको माशको फिर से शुरू हो जाता है। तो रूह अफ़ज़ा जो है फिर अपनी चच्ची जान से कहती है कि तुम जो है बकौली को यहाँ पे 7 दिन के लिए ठहराओ। 7 दिन जो है बकौली जो है वहीं पर रूह अफ़ज़ा के घर में रहती है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद अलकिस्सा मुख्तसर आगे चल के जो है इनकी शादी हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो जमीला परी के पास बकौली के रिश्ते के लिए, यानी कि ताजुल मुल्क के रिश्ते के लिए कौन सी परी गई थी, वो गई थी हुस्न आरा, याद रखेगा, यानी कि रूह अफ़ज़ा की माँ। उसके बाद फिर क्या होता है, मसला होता है, फिर उसके बाद इनकी शादी हो जाती है वगैरह वगैरह। सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हुआ है, जब जमीला परी नहीं मानती है कि जो है नहीं हो सकता, इनकी शादी नहीं हो सकती है, तो हुस्न आरा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है मिसाल देती है। उसके बाद अलकिस्सा मुख्तसर आगे पर होता है। फिर एक दिन जो है ताजुल मुल्क और बकौली वहाँ से उठ के आ जाते हैं अपने शहर वापस गुलजार निगारी में। तो हर रोज़ जो है रात के वक्त जो है वो साथ में गुजारते हैं। एक दफ़ा का जिक्र राजा इंदर को याद आ जाती है। राजा इंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है ये। एक ड्रामा जो है इंदर सभा, उसमें भी ये है। एक दास्तान है उसका नाम है रानी केत की कहानी, उसमें भी ये किरदार है, और यहाँ पे भी इसका किरदार है राजा इंदर, याद रखिएगा। राजा इंदर जो है इसको याद आ जाती है बकौली की। ये लड़कियों से ये परियों से कहता है कि राजा इंदर जो है ये बकौली कहाँ है। तो लड़कियां जो आपस में खुसर फुसर कहती हुए फिर कहती है कि जनाब उसने जो है आदमजाद से जोड़ा नाता और उसने दिया परियों को दगा। तो इस तरह की जो है बातें होती है। उसके बाद जो है राजा इंदर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तुम उसे बुला के लाओ। और ये जो होता है राजा इंदर कौन सी जगह का राजा होता है, उसका नाम है अमरनगर, ठीक है। उसका नंबर जो है इंदर आसन कहाँ पे है, अमरनगर में, ठीक है। अमरनगर का राजा कौन है, राजा इंदर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर परियां उसे लाती हैं, और वो जब आती है तो पहले तो राजा इंदर उससे गुस्से से कहता है कि तुमसे जो है आदमजाद की बू आ रही है। उसे तनूर में डाला जाता है। वहाँ से जब बाहर निकाला जाता है तो फिर वो डांस करती है। राजा इंदर को उसकी जो रक्स है वो बहुत पसंद आ जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जाओ, लेकिन हर रात जो है तुम यहाँ पे आया करो। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो हर रात आती है, लेकिन एक दफ़ा जब उसकी आंख रात को खुलती है वो वहाँ पे नहीं होती है। तो उसके बाद जो है ताजुल मुल्क जो है वो जब परियां उसे लेने आती है, वो उनके पाए के नीचे, पालकी के पाए के नीचे जो है पाए की मदद से जो है पहुँच जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो एक तबला वाला जो होता है उसका जो है वो नींद आ गई होती है। तो वो जो क्या करता है, वो उससे जो है जब वो क्या करता है, उस जो वो पकाउजी यानी कि पकाउजी यूज़ हुआ है इसमें, पकाउजी यानी कि
एक होता है तबले वाला, उसको नींद आ रही होती है तो वो क्या उसका वो लिबास पहन लेता है जल्दी से और वो खुद बना। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे राजा जो है खुश होके जो है बकौली को एक हार पेश करता है, 9 लाख का हार पेश करता है। वो 9 लाख का हार जो है वो उतार के डाल देती है पकौजी के ऊपर। तो उसके बाद जब सुबह वो आपस में जिक्र करते हैं दोनों मियाँ बीवी ताज और बकौली, वो कहता है कि जो है मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, वो बिल्कुल सेम टू सेम वही जो रात को हुआ था। तो पकौजी कहता है कि फिर जो है तुमने 9 लाख का हार पकौजी के ऊपर रख दिया, और वो कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता, वो जेब से हार निकालता है, बोलता है यही तो वो हार है जो तुमने पकौजी को दिया था, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर जो है ऐसे ही होता है, एक दफ़ा जब इंदर खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तुम मांगो, अब क्या मांगती हो। तो बकौली जो है वो कहती है कि मैं इस पकौजी को आपसे मांगती हूँ। तो उसकी वजह से जो है राजा इंदर जो उसे बद्दुआ देता है कि तुम 12 साल के लिए बन जाओ आदि पत्थर और आदि परी, और उसके बाद जो है तुम फिर से ये बद्दुआ खत्म होगी। तो वो फिर एक मुठ में कैद किया जाता है। किसके अंदर कैद किया जाता है? मुठ के अंदर कैद किया जाता है उस परी को। तो फिर क्या होता है, लेकिन ताज को मालूम नहीं होता कि परी को कहाँ पे कैद किया गया है, बकौली को कहाँ पे कैद किया गया। एक दफ़ा क्या होता है, जो ताज होता है वो वहाँ पे नदी के किनारे होता है, तो परियां वहाँ पे नहाने आती हैं, तो वो आपस में बातें करती है, वही है जिसे बकौली ने मांगा था। तो ताज उनको पूछता है कि बकौली कहाँ है, वो नहीं कहती हैं। तो जब वो नहा रही होती है तो उनके कपड़े जो है वो उठा के ले जाता है कौन? ताज। तो वो जब उस चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हमारे कपड़े हमें वापस दो, वो कहता है कि तुम मुझे बकौली का पता बताओ। तो वो उन्हें जो है बकौली के पता जो है बता देते हैं। फिर वो डेली हर रोज़ जो है मुठ पे जो है जाता है, वहाँ पे जो है उससे मिलता है। तो बकौली वो शाम को जाता है, सुबह निकलता है। बकौली जो उसे अपने आंसू बतौर मोती देती है, वगैरह गहने वगैरह देती है, उससे वो अमीर हो जाता है। तो वहाँ का एक राजा होता है जिसका नाम होता है चित्रसेन। चित्रसेन राजा होता है, चित्रसेन वहाँ का एक राजा होता है। उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है चित्रावत। चित्रावत जो है ये अपना प्रपोजल रख देती है ताज के सामने। ताज जो है पहले इनकार करता है, लेकिन फिर जब वो जेल में चला जाता है उसके बाद जो है वो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, इनकी शादी हो जाती है। तो वो क्या करता है, जब वो कई दिनों के बाद बकौली के पास मुफ्त में जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि बकौली जब देखती है कि उसके हाथों और पैरों में मेहंदी लगी होती है, वो पहले रूठ जाती है, नाराज़ हो जाती है। उसके बाद जो है जब वो डेली फिर से मिलने जाता है तो चित्रावत क्या करती है, अपने कुछ जासूसों को उसके पीछे भेज देती है। तो वो जासूस जो है पता लगाते हैं, वो कहते हैं कि एक लड़की है जो कि आदि परी है और आदि पत्थर है, ये उससे मिलने जाता है। वो क्या करता है, वो क्या करती है, चित्रावत के हुक्म से वो जो है वो उस मुठ को जो है मिट्टी से मिट्टी मिला देते हैं। तो जब वो मिट्टी से मिट्टी मिला देते हैं तो ताजुल मुल्क का जाना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक दहका का नाम यूज हुआ है। दहका यानी कि किसान। एक किसान जो होता है, इसकी जो बीवी होती है वो कई सालों से मतलब जो है प्रेग्नेंट यानी कि हामिला नहीं होती है। तो बहुत साल गुजर जाते हैं, वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही है। तो अब क्या है, बेऔलाद भी थी बेचारी। उसके बाद क्या होता है, ये दहका वहाँ पे सरसों लगाता है। ठीक है, कौन सी फसल यूज करता है? सरसों, मस्टर्ड। ये वहाँ पे सरसों लगाता है। तो उसकी जो बीवी होती है, बेगम होती है, वो सरसों के जो सब्जी को है नोच नोच कर खाती है। उसके बाद वो हामिला हो जाती है, फिर बेटी पैदा हो जाती है। तो जो ताजुल मुल्क है उसको पहचान ले और उससे मांगता है, लेकिन दहका इनकार करते हैं, कहता है कि जब ये बड़ी होगी तो फिर तुम इसे ले लियो। उसके बाद फिर क्या होता है, 12 साल गुजर जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, बकौली जो है ये अपनी बहन सिमन परी को भी बुलाती है और ये अपने बाप का हाथ पकड़ के उसे अपने घर के पीछे ले जाती है और वहाँ पे खजाने देती है कि मैं जो हूँ मैं परी हूँ और ये मेरा दूसरा जन्म है, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जो है ताजुल मुल्क को लेकर, ताज को लेकर और ताज को भी लेकर और साथ में सिमन परी को भी लेकर क्या कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं गुलशन निगारी। और उसके बाद जो है गुलशन निगारी में जो है वहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी आई होती है और वहाँ पे एक बहज़ाद नाम है, एक मैं कहूँगा बहज़ाद नाम है, जो हमारे ताजुल मुल्क है उनका एक वज़ीर ज़ादा है जिसका नाम है बहज़ाद, जिसका नाम क्या है, माफ़ कीजिएगा, बहराम। बहराम नाम है, बहराम नाम है, जो कि एक वज़ीर ज़ादा है। ये आशिक हो जाता है रूह अफ़ज़ा के ऊपर, रूह अफ़ज़ा के ऊपर ये आशिक हो जाता है। उसके बाद जो है एक जब रूह अफ़ज़ा घर चली जाती है
तो ये जो है ये किसकी मदद से, सिमन परी की मदद से ये भी पहुंच जाता है उसके पीछे पीछे उसके वहाँ। और बनफ्शा परी एक होती है, बनफ्शा बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है बनफ्शा। ये एक ऐसी परी होती है, ये वो मालन का काम करती है परिस्तान में। तो ये हर सुबह जो है एक गुलदस्ता उसके सामने पेश करती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि गुलदस्ते के अंदर चिट्ठी मिल जाती है, तो वो बनफ्शा को पकड़ती है क्या है। तो उसके बाद फिर बहराम का पता चल जाता है। बहराम को जब बुलाया जाता है तो बहराम के साथ जो है हो जाता है मुआशका शुरू रूह अफ़ज़ा का। तो उसके बाद जो है बहराम को जो है रूह अफ़ज़ा दिन के लिए बना देती है फाख्ता, और जब रात हो जाती है तो अपने कमरे में आके उसको पिंजरे से बाहर निकाल के फिर से इंसान बना दिए। और हर सुबह हर रोज़ का, और एक दिन जो है रूह अफ़ज़ा की माँ यानी कि जिसका नाम होता है रोशन, जिसका नाम हुस्न आरा है, हुस्न आरा को पता चल जाता है कि ऐसा मसला है, तो वो बहराम को कैद कर देती है। एक दफ़ा जो है आए होते हैं दोनों लोग यानी ताजुल मलूक भी और बकौली भी आए होते हैं। कहाँ पे आए होते हैं, रूह अफ़ज़ा के घर। और उन्हें मालूम हो जाता है कि बहराम को जो है रूह अफ़ज़ा की माँ ने कैद कर दिया, हुस्न आरा ने कैद कर दिया है। उसके बाद फिर क्या होता है, रूह अफ़ज़ा की माँ हुस्न आरा को जो मनाती है बकौली और उससे बाहर निकलती है, और इनकी हो जाती है शादी। रूह अफ़ज़ा और किसकी, बहराम की हो जाती है शादी। और फिर जो होती है खुशी खुशी हो जाती है मसनवी ख़त्म। और इसमें जो है मसनवी के आखिर में गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ दिया शंकर नसीम ने ये शेर इस्तेमाल किया है, हासिल हुई इन गुलों को बेखार, सैरे शब जुल्फ़ो सुबह खार, जिस तरह उन्हें बहम मिलाया, बिछड़े हुए सब मिले खुदाया। इस तरह ये मसनवी हो जाती है ख़त्म। और मसनवी जो है ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको कहा कि मसनवी कब लिखी गई थी और उस वक़्त जो है नसीम की उम्र क्या थी। तो उस वक़्त नसीम की जो उम्र थी वो सिर्फ कितनी साल की, नसीम उस वक़्त सिर्फ 28 साल के थे, 28 बरस के थे जिस वक़्त इन्होंने ये मसनवी लिखी थी 1839 के अंदर। और पहली दफ़ा ये कब शाया होती है, 1844 में। मैंने आपसे कहा कि मीर तकी मीर की वफ़ात के 1 साल बाद यानी 1811 में किसकी पैदाइश होती है, नसीम की पैदाइश होती है। और 1844 के 1 साल बाद 1845 में किसकी वफ़ात हो जाती है, नसीम की वफ़ात हो जाती है। उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा मिला होगा। और इसी के साथ दुआओं में याद रखिए और अपने दोस्त माजिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।